रात के करीबन 2 बजे नैनीताल से कुछ 20 किलोमीटर दूर काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर दिल्ली से आने वाली एक ट्रेन ने ब्रेक लगाया। शुभम अपने लगेज के साथ ट्रेन से उतरा। उतरते ही उसकी नजरें किसी को ढूंढ रही थीं। उसे उम्मीद थी कि प्लेटफॉर्म पर कोई तो उसका इंतजार कर रहा होगा, मगर आसपास सिवाय लैंप पोस्ट की पीली रोशनी और उसकी अपनी काली परछाई के दूर दूर तक कोई नहीं था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। शुभम ने अपनी नजरें चारों ओर घुमाई। ये दोपहर को ही तो केयर टेकर से बात हुई थी। उसने कहा था कि वो 2 बजे प्लेटफॉर्म पर ही रहेगा, लेकिन यहां तो दूर दूर तक कोई भी नहीं है। उसे फोन लगाता हूं। अरे यार, ये क्या मुसीबत है। अभी सुनसान जगह में मैं अकेला करूं तो करूं क्या। शुभम के कदम स्टेशन के बाहर जाने वाले गेट की ओर मुड़ गए। वैसे शुभम की उम्र कुछ 28 साल की है। सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद नैनीताल में उसकी नई पोस्टिंग हुई है। उसे जल्दी से जल्दी नैनीताल पहुंचकर ज्वाइनिंग करनी है। यार, यहां भी कोई नहीं है। स्टेशन के बाहर भी चारों तरफ वीरानी छाई हुई थी। गुस्से में तमतमाते हुए शुभम ने अपनी जेब से सिगरेट निकाली। उसने अपने मुंह में सिगरेट दबाई ही थी कि तभी किसी ने अपना हाथ उसकी पीठ पर रखा। शुभम ने चौंक कर पीछे की ओर देखा तो सामने लाल रंग का मंकी कैप पहने एक नाटे कद का आदमी उसे घूरे जा रहा था। शुभम बाबू। विजेंद्र के सामने के दांत नहीं थे और उसकी एक आंख में मोतियाबिंद था। जी, मैं ही विजेंद्र हूं। शुभम का गुस्सा एकाएक फूट पड़ा। यह क्या तरीका है? कितनी देर से मैं यहां ठंड में खड़ा हूं। कहां थे तुम? जी, मैं तो आपको प्लेटफॉर्म पर ही ढूंढ रहा था। आप कहीं दिखे ही नहीं। आप आइए इस तरफ, गाड़ी खड़ी है। हवा बहुत तेज है, आपको ठंड लग जाएगी। लाइए, मैं आपका सामान ले लूं। लाइए। शुभम ने बहस करने की बजाय गाड़ी के अंदर जाना ही ठीक समझा, क्योंकि ठंड भी बहुत ज्यादा थी। दोनों गाड़ी में बैठ गए। विजेंद्र ने गाड़ी स्टार्ट की और सन्नाटे को चीरते हुए वहां से निकल गए। शुभम की आंखों में नींद झलक रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और सो गया। विजेंद्र ने अचानक से ब्रेक लगाया। शुभम हड़बड़ाकर उठ गया। उसके ठीक सामने लिखा था बंगला नंबर 36। बंगले की दीवारों पर कालिख जमी हुई थी। वहां 3-4 बंगले और भी थे, पर ऐसा लग रहा था कि मानो सभी बरसों से बंद पड़े हों। दोनों गाड़ी के बाहर निकले। हाँ, तो यही है तुम्हारा गेस्ट हाउस? जी बाबूजी, पर मैं तो बस केयर टेकर हूं, मालिक तो कोई और ही है। अच्छा। वैसे देखने में तो ये कोई भूत बंगला लग रहा है। विजेंद्र ने एक जंग लगे ताले को खोला और दरवाजे को जोर से धक्का मारकर खोला और अंदर की बत्ती जला दी। शुभम भी उसके साथ अंदर आया। उस बंगले के अंदर की दीवारें भी काली पड़ चुकी थीं। कमरे से एक अजीब सी बू आ रही थी, मानो यहां सालों से कोई आया ही नहीं। कमरे के कोने में कुछ जली हुई कुर्सियां रखी थीं। शुभम ने विजेंद्र से पूछा, ये कैसा गेस्ट हाउस है? सारी दीवारें काली क्यों हो गई हैं? बाबूजी, कई साल पहले यहां आग लग गई थी। सब कुछ जलकर खाक हो गया था। उसके बाद यहां रंगाई पुताई कभी नहीं हुई, तो पड़ा है ऐसे ही। आग? कैसे? जी, वो शॉर्ट सर्किट हो गया था, पर अब घबराने की जरूरत नहीं है। अब सब ठीक है। शुभम काफी थक चुका था, तो वो अपने सामने पड़ी आराम कुर्सी पर बैठ गया। शुभम ने अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद की ही थीं कि अचानक से खट की आवाज आई और बिजली गुल हो गई। कमरे के चारों तरफ अंधेरा फैल गया। शुभम घबराकर उठा। ये क्या हुआ? बिजली कैसे चली गई? जी, लगता है फ्यूज उड़ गया है। मैं अभी ठीक कर देता हूं। विजेंद्र ने अपनी टॉर्च जलाई और बाहर फ्यूज ठीक करने चला गया।
शुभम के ठीक पीछे लकड़ी का एक दरवाजा था। उस दरवाजे के अंदर से किसी के दस्तक देने की आवाज आई। शुभम अपने पीछे की ओर मुड़ा, मगर उस घुप अंधेरे में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक दरवाजे पर ठकठकाने की आवाज तेज होने लगी, जैसे दरवाजे के उस तरफ कोई है। शुभम ने अपने मोबाइल का फ्लैश ऑन किया और उस दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही शुभम दरवाजे के करीब पहुंचा, ठक-ठक की आवाज अचानक से बंद हो गई। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर की ओर देखा। अंदर कमरे में दीवारों पर जली हुई पेंटिंग्स के अलावा कुछ भी नहीं था। शुभम ने राहत की सांस ली और दरवाजा बंद करके वापस जाने के लिए मुड़ा, और तभी एक हवा का झोंका शुभम के गाल से टकराया और काला साया तेजी से उसके शरीर से आर पार होकर सीधा कमरे की दीवार में घुस गया। शुभम के हाथ से मोबाइल छूटकर फर्श पर गिर गया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और डर के मारे उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, फिर से जोर से खट की आवाज आई और बंगले में बिजली वापस आ गई। शुभम को कुछ समझ नहीं आया कि उसके साथ अचानक से ये क्या हो गया था। क्या ये उसका भ्रम था या वाकई में उसके कमरे में कोई था? शुभम बाबू, अब आप निश्चिंत हो जाइए, मैंने फ्यूज ठीक कर दिया है, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। विजेंद्र ने शुभम के चेहरे पर एक डर महसूस किया। क्या हुआ शुभम बाबू, कोई परेशानी? शुभम अब भी शौक में था। हाँ, नहीं, कुछ भी नहीं। सुनो, कल मुझे 10 बजे ऑफिस में रिपोर्ट करना है। आज की तरह कल लेट मत होना, ठीक है? टाइम पे आना। विजेंद्र ने अपने चेहरे से मंकी कैप हटाया। शुभम उसकी सफेद दाढ़ी देखकर चौंक गया। विजेंद्र की उम्र लगभग 70 साल की होगी। जी आप बिल्कुल घबराइए मत, मेरा घर पास में ही है, मैं कल 9 बजते ही आ जाऊंगा, आप तैयार रहना। तुम, मेरा मतलब आप तो काफी बुजुर्ग हैं, विजेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। जी, थोड़ा बूढ़ा जरूर हो गया हूं, पर शरीर से लाचार नहीं हूं। अच्छा, अब मैं चलता हूं, आपका कमरा उस तरफ है, मैंने बिस्तर लगा दिया है, अब आप आराम करिए, सो जाइए। विजेंद्र वहां से चला गया। शुभम अपने कमरे की ओर बढ़ा। अपना बिस्तर देखते ही उसे जोर से नींद आने लगी। उसने एक लंबी सी जम्हाई ली और रजाई तान के सो गया। रात के करीबन 3 बज चुके थे। हवा की खोखली सी आवाज गूंज रही थी कि तभी रुई के सफेद गोले की तरह बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े आसमान से बरसने लगे। गेस्ट हाउस की काली पड़ चुकी दीवारें अब धीरे धीरे सफेद हो रही थीं। इधर शुभम अपने कमरे में घोड़े बेचकर सो रहा था कि ठीक उसी वक्त ऊपर के कमरे से एक जोर की आवाज आने लगी, जैसे कोई किसी चीज को बार बार फर्श पर पटक रहा हो। शुभम की नींद टूट गई और उसने ऊपर की ओर देखा। उसे विजेंद्र की बात याद आई और शुभम ने सोचा कि जरूर ये आवाज हवा की वजह से आ रही होगी, और वो वापस से मुंह ढककर सो गया। लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद ऐसा लग रहा था कि मानो ऊपर कोई तेजी से दौड़ रहा हो, और फिर एकाएक आवाजें आनी बंद हो गई और एक लंबी चुप्पी के बाद बेहद जोर से शीशे के फूटने की आवाज आई। और यह सुनकर शुभम एकदम से बैठ गया। ये आवाज हवा की वजह से हो सकती है। तभी एक दूसरा शीशा फटा। शुभम तेजी से रजाई से बाहर निकला और ऊपर के कमरे की ओर बढ़ने लगा। ऊपर जिस कमरे से आवाज आ रही थी, उसके दरवाजे पर एक पुराना जंग लगा ताला लगा था। उस ताले पर एक मोटा लाल रंग का धागा बंधा हुआ था और अंदर से अभी चीजों के गिरने की आवाज लगातार आ ही रही थी। शुभम ने सोचा कि ताला बाहर से लगा हुआ है और अंदर से जोर की आवाजें आ रही, इसका मतलब जरूर कोई अंदर बंद है। शुभम डरा हुआ जरूर था, पर इस बार उसने हिम्मत जुटाई और कहा,
कौन है अंदर? जवाब दो। तुम अंदर कैसे आए? सिवाय टूटने गिरने के और कोई आवाज नहीं आई। देखो, अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शुभम के मुंह से हेल्प शब्द निकलते ही सारी आवाजें एकदम से बंद हो गईं और कुछ सेकंड्स के लिए खामोशी छा गई। और फिर अचानक ताला और वो लाल धागा खुद ब खुद खुलकर नीचे गिर गया। शुभम हड़बड़ाकर कुछ कदम पीछे हट गया। अब शुभम हैरान था कि आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है। अगर कमरे में कोई है तो वो कुछ बोलता क्यों नहीं? एक लंबी सांस ली शुभम ने और फैसला किया कि वो खुद कमरे के अंदर जाकर तहकीकात करेगा कि आखिरकार अंदर ऐसा क्या है। शुभम ने दरवाजा खोला और धीरे से कमरे के अंदर घुस गया। वहां घुप अंधेरा छाया हुआ था। शुभम ने दीवार पर अपना हाथ फेरा। उसे स्विच बोर्ड मिल गया। उसने स्विच दबाया और कमरे में बल्ब जगमगाने लगा। शुभम यह देखकर हैरान था कि अंदर तो कोई भी नहीं था और ना ही कोई शीशा बिखरा पड़ा था। बाकी कमरों की तरह इस कमरे की दीवारें भी काली पड़ चुकी थीं। कमरे के एक कोने में जला हुआ पालना था और दूसरे कोने में जली हुई अलमारी। शुभम जैसे ही आगे बढ़ा उसके पैरों से एक गेंद टकराई। शुभम ने झुककर उस गेंद को उठाया। वो गेंद को देख ही रहा था कि अचानक से वो गेंद उसके हाथों से निकलकर दीवारों से टकराने लगी और फिर एक जोर की आवाज के साथ बल्ब अपने आप फूट गया और फिर से कमरे में घुप अंधेरा छा गया। शुभम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो डर के मारे तेजी से दरवाजे की ओर लपका, पर दरवाजा धड़ की आवाज के साथ एकदम से बंद हो गया और ताला फिर से दरवाजे पर अपनी जगह लटक गया। शुभम ने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। शुभम उस कमरे में अब कैद हो चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। उसने वापस अपने मोबाइल का फ्लैशलाइट ऑन किया। ठीक उसी वक्त अलमारी से किसी के सिसकने की आवाजें आने लगी। शुभम घबराते घबराते अलमारी की ओर बढ़ने लगा और इस कड़कड़ाती ठंड में भी शुभम के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। कौन है अंदर? कौन है? कौन है अंदर? सिसकने की आवाज और तेज हो गई। शुभम ने अपने कांपते हाथों से अलमारी का दरवाजा खोला तो उसने अंदर देखा शेल्फ पर एक बच्चा कोहनी में अपना मुंह छुपाए रो रहा था। उसकी गोद में स्नोमैन का एक फटा पुराना सा सॉफ्ट टॉय था। शुभम की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, कौन हो तुम और अंदर क्या कर रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? बच्चे ने रोना बंद किया। उसने अपना चेहरा धीरे धीरे ऊपर उठाया और शुभम की ओर मुड़ा। वो बच्चा कुछ 10 से 12 साल का होगा। उसने टूटी हुई आवाज में कहा, हेल्प। शुभम उस बच्चे का हाथ थामने ही वाला था कि अचानक से उस बच्चे के हाथ से लंबे नाखून निकले। ये देखकर तो शुभम का कलेजा बाहर आ गया। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, उस बच्चे ने अपने नाखून शुभम के हाथों में गड़ा दिए। शुभम की चीख निकल गई और वो वहीं चक्कर खाकर गिर गया। शुभम बाबू, दरवाजा खोलिए, 9 बज गए हैं। शुभम बाबू, शुभम बाबू, 9 बज गए। काफी देर तक दरवाजा पीटने के बाद भी जब शुभम ने दरवाजा नहीं खोला, तब विजेंद्र ने मोबाइल से शुभम को फोन करने की कोशिश की, पर शुभम का फोन बंद था। विजेंद्र थोड़ा घबराया। उसने अपनी गाड़ी से लोहे की एक रॉड निकाली और खिड़की का शीशा तोड़कर कमरे में दाखिल हो गया। विजेंद्र तुरंत सबसे पहले शुभम के कमरे में गया, पर शुभम तो वहां मौजूद था ही नहीं। विजेंद्र की नजर धीरे धीरे ऊपर के कमरे की ओर गई। उसके माथे पर शिकन पड़ गई। हे भगवान, कहीं वो ऊपर तो नहीं? विजेंद्र तेजी से ऊपर के कमरे की ओर दौड़ा। ऊपर पहुंचते ही उसकी नजर सबसे पहले कमरे के दरवाजे पर गई। ताला तो पहले की तरह लगा हुआ था, लेकिन वो लाल धागा नीचे जमीन पर गिरा पड़ा था। ये देख विजेंद्र ने अपना सर पीट लिया। ये सब कैसे हो गया?
अब क्या करूं, किससे मदद मांगूं? विजेंद्र बहुत घबराया हुआ था। कुछ देर के लिए उसके दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया, पर अचानक से उसे कुछ याद आया। उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया। कौन? हेलो, देव कश्यप। हाँ, बोल रहा हूं। आप कौन? देखिए, मेरा नाम विजेंद्र है और मैं इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मैं जानता हूँ कि आप आत्माओं को काबू करते हैं। मैं आपको एड्रेस भेज रहा हूँ, आप प्लीज जल्दी से यहाँ आ जाइए, किसी की जान खतरे में है। ओके, मैं आ रहा हूं। नैनीताल की वादियों में देव अपनी जीप चलाते हुए विजेंद्र के दिए हुए पते की ओर बढ़ा जा रहा था। हवा अब भी तेज थी और बर्फ हवा में तैरती हुई रुई के नन्हे गोलों की तरह धरती पर बरस रही थी। देव दरअसल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक रेंजर है और चंद महीने पहले ही उसे फील्ड वर्क से हटाकर एक सरकारी बाबू की तरह कागज रंगने का काम थमा दिया गया। वैसे इसकी वजह बड़ी दिलचस्प थी। देव जो है वो पक्षियों और जानवरों से बात कर सकता था और उनकी भाषा समझ सकता था, लेकिन ऑफिस के बाकी लोग ऐसा नहीं समझते थे। उन्हें लगता था कि देव की मानसिक हालत ठीक नहीं है, पर हकीकत कुछ और थी। देव जीप से बाहर निकला और अपना चश्मा उतारकर बंगले की ओर देखने लगा। कहीं ना कहीं उसका दिल कह रहा था कि यहां कुछ तो गड़बड़ है। वो बंगले के दरवाजे की ओर बढ़ा। इससे पहले कि वो दरवाजा खटखटाता, विजेंद्र ने दरवाजा खोल दिया। देव बाबू। जी हां, आपने ही मुझे बुलाया था ना? कहिए, क्या बात है? आप अंदर आइए, मैं सब बताता हूं। मैं आपको सीधी बात बताता हूं देव साहब। देखिए, बात ऐसी है कि इस बंगले में हर क्रिसमस के ठीक एक दिन पहले की शाम को कुछ अजीब सा होता है। वो जो ऊपर का कमरा है ना, वहां से अजीब तरह की आवाजें आती हैं। अजीब सी आवाजें? जैसे कोई अंदर कूद रहा हो, चीजें फेंक रहा हो और यहां से क्रिसमस के एक दिन पहले 2 लोग गायब हो चुके हैं। गायब हो चुके हैं? मतलब? जी, वो मतलब कि देखिए, आज तक तो कोई नहीं जानता कि वो कहां है। तो आपने पुलिस स्टेशन में मिसिंग शिकायत नहीं लिखवाई? लिखवाई थी ना, लेकिन पुलिस वालों को भी कुछ पता नहीं चला। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि मैं उन दोनों का पता लगाऊं? जी देखिए, उनको गायब हुए तो 5 साल हो गए हैं। तो फिर आज आपने मुझे यहां क्यों बुलाया है? क्योंकि कल एक आदमी और गायब हुआ है। क्या? जवान लड़का था साहब। आज नैनीताल में उसकी ज्वाइनिंग थी। आज सुबह मैं उसे लेने आया तो उसने दरवाजा नहीं खोला। मैं किसी तरह से अंदर गया तो देखा कि वो अपने कमरे में नहीं है। आसपास भी ढूंढा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। मैं जानता हूं ये उसी बुरी आत्मा का काम है। प्लीज कुछ कीजिए साहब, वो बेचारा अभी नौजवान लड़का है। जब आपको मालूम था कि क्रिसमस से एक दिन पहले ऐसा 2 बार हो चुका है, तो फिर आपने उसे यहां रुकने ही क्यों दिया? क्योंकि मुझे लगा अब सब ठीक हो गया है। जब पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई तो मैंने एक तांत्रिक को यहां पे बुलाया। उसने कुछ मंत्र पढ़े और ऊपर वाले कमरे में ताले पर एक लाल धागा बांध दिया। अब 5 साल हो गया तो मैंने सोचा कि सब ठीक है, लेकिन देव साहब, मैंने यहां सुबह देखा वो लाल धागा गायब था। चलिए वो कमरा देखते हैं। देव और विजेंद्र ऊपर की ओर जाने वाली सीढ़ियां चढ़ने लगे। देव बड़ी ही बारीकी से घर के हर कोने का मुआयना कर रहा था। उसके मन में एक साथ कई सारे सवाल चल रहे थे। उसने विजेंद्र से पूछा, इस बंगले के बारे में कुछ बताओ, इसका मालिक कौन है? कोई अल्बर्ट साहब हैं, सालों से यहां नहीं आए, लंदन में ही बसे हुए हैं। उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। अब मैं तो कभी मिला भी नहीं हूं साहब। इस बंगले की रखवाली करने के लिए हर महीने वेतन मिल जाता है, बस। वैसे तो यहां कोई नहीं आता, लेकिन कभी कोई गेस्ट आ गया तो कुछ पैसे मिल जाते हैं, बस। देव और विजेंद्र के कदम ऊपर वाले कमरे के दरवाजे के सामने रुक गए। देव ने उस दरवाजे को बड़े गौर से देखा।
उसने अपनी आंखें बंद की। ये देव अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगा रहा था और कुछ ही सेकंड्स के बाद उसने अपनी आंखें खोली और अपने बेहद खास फैंटम कॉर्ड से बने लॉकेट को गले से निकाला। और यह कोई मामूली पत्थर नहीं था, बल्कि इसमें एक दिव्य शक्ति थी। देव ने उस लॉकेट को दरवाजे पर रखा और वो पत्थर खुद ब खुद चमकने लगा। विजेंद्र ये देखकर हैरान था, उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया। ये ताला तोड़ दूं साहब? नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। विजेंद्र साहब, आज मैं यहीं रुकूंगा। आप घर जाइए और बेफिक्र होकर आराम कीजिए। विजेंद्र कुछ देर तक सोचता रहा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि देव कुछ न कुछ जरूर करेगा और शुभम को ढूंढ निकालेगा। ठीक है, जैसा आप मुनासिब समझें। मैं जाता हूं, कल सुबह आऊंगा। विजेंद्र वहां से चला गया और देव ने अपना लॉकेट वापस पहन लिया। देव जानता था कि आज रात में उसका किसी न किसी के साथ तो सामना होने वाला है। आधी रात बीत चुकी थी। बाहर अब भी बर्फ पड़ रही थी और तेज हवा के झोंके बंगले की खिड़कियों से टकरा रहे थे। देव ठीक उसी बिस्तर पे आंखें मूंद कर लेटा था जहां पिछली रात को शुभम सोया था। अचानक से कमरे में एक बिल्ली के रोने की आवाज आई। देव ने तुरंत अपनी आंखें खोली और उसकी नजर अंधेरे में चमक रही दो आंखों पर गई। काले रंग की वो बिल्ली जैसे देव को कुछ बताना चाह रही थी। तभी ऊपर के कमरे से गेंद के पटकने की आवाज आई। बिल्ली झट से कमरे से बाहर भाग गई और आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। देव समझ गया कि ऊपर के कमरे में किसी की आत्मा जाग उठी है। देव ने बिस्तर से उतरकर टॉर्च जलाई और ऊपर की ओर जाने लगा। जैसे ही देव दरवाजे के पास पहुंचा, आवाजें अचानक से आनी बंद हो गईं और पूरे बंगले में सन्नाटा सा छा गया। और तभी अचानक से दरवाजे पर लटका ताला अपने आप खुलकर जमीन पर गिर गया। देव के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने एक गहरी सांस भरी और कमरे के अंदर दाखिल हुआ। देव ने बल्ब का स्विच ऑन किया। कमरे में रोशनी फैल गई, लेकिन कुछ ही सेकंड्स के बाद एक जोर का धमाका हुआ और बल्ब बुझ गया। उस कमरे में अंधेरा वापस फैल गया। देव ने टॉर्च की लाइट कमरे के चारों ओर दौड़ाई। फर्श पर एक गेंद लुढ़कते हुए कमरे के एक कोने में जाकर रुक गई। सिवाय उस गेंद चली हुई कुछ तस्वीरों और अलमारी के वहां किसी और का नामो निशान तक नहीं था। जैसे ही वो अलमारी के पास पहुंचा, उस पत्थर की रोशनी तेज हो गई। मैं जानता हूं कि तुम अंदर हो। मैं तुमसे सिर्फ बात करने आया हूं। जवाब दो, कौन हो तुम और इस घर में क्या कर रहे हो? किसी की कोई आवाज नहीं आई। देव समझ गया कि उसका सामना एक जिद्दी आत्मा के साथ हो रहा है। और ठीक उसी वक्त फर्श में पड़ी गेंद हवा में उछली और हवा में ही रुक गई। हवा में रुकी गेंद अचानक से हरकत में आई और सीधा देव के माथे से जोर से टकराई। देव इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वो जमीन पर लड़खड़ा कर गिर गया। उसने चिल्लाकर कहा, देखो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरे सामने आ जाओ। देव के ऐसा बोलते ही अलमारी का दरवाजा एक झटके के साथ खुला और उस बच्चे की आत्मा छलांग मारते हुए दीवार पर चिपक गई। देव उस आत्मा को देखकर हैरान हो गया, क्योंकि वो आत्मा एक बच्चे की आत्मा थी। देव के माथे पर पसीने की कुछ बूंदें उभर आई। उसने अपने आप को संभाला और उठकर खड़ा हो गया। देव और उस बच्चे की आत्मा एक दूसरे को घूरती रही। देव ने उस आत्मा से कहा, देखो, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन इतना बता सकता हूं कि मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। मुझसे बात करो। कौन हो तुम और इस घर में क्यों भटक रहे हो? बच्चे की आत्मा के गुर्राने की आवाज आई। वो दीवार पर रेंगता हुआ देव के चारों ओर घूमने लगा। थोड़ी देर गोल गोल घूमने के बाद वो आत्मा रुक गई। उसकी आंखें लाल हो गई। अचानक से उसके दांत और नाखून तेज हो गए। उसने देव के ऊपर पूरी फुर्ती के साथ छलांग लगाई और देव के गाने पर अपना पंजा दे दिया।
देव के गालों पर 5 नाखूनों का एक लंबा सा निशान पड़ गया, जिससे कि खून रिसने लगा। बच्चे की आत्मा ये करने के बाद तुरंत वापस से दीवार से चिपक गई। देव को बहुत जोर का गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने जज्बात को काबू करते हुए आत्मा से कहा, देखो देखो बेटे, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने कहा ना तुमसे, मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है। इससे पहले कि देव अपनी बात पूरी कर पाता, उस बच्चे की आत्मा ने उस पर एक बार फिर से वार किया, पर इस बार देव तैयार खड़ा था। देव ने छलांग मारते हुए उस बच्चे के हमले से खुद को बचाया और तुरंत अपना लॉकेट निकालकर उस बच्चे की आत्मा के सामने कर दिया। पत्थर की तेज रोशनी बच्चे की आत्मा की आंखों से टकराई, उसकी आंखें चौधी आ गईं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और उल्टे पांव तेजी से अलमारी के पीछे जाकर छुप गया। एक बार फिर से बंगले में खामोशी छा गई। देव थोड़ी देर के लिए फर्श पर पड़ा रहा। उसने अलमारी की ओर देखा और अपने आप को संजोकर उठ खड़ा हुआ। उसने पत्थर को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। धीरे धीरे देव के कदम अलमारी की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे देव अलमारी के नजदीक बढ़ रहा था, बच्चे की आत्मा की गुर्राने की आवाज भी तेज हो रही थी। देव अलमारी के सामने आकर रुक गया। गुर्राने की आवाज बहुत तेज आ रही है, मानो वो आत्मा बेहद गुस्से में हो। देव ने प्यार से बच्चे को पुचकारते हुए कहा, चलो बाहर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मैं यहां तुम्हारी हेल्प करने के लिए ही आया हूं। आ जाओ, मेरे सामने आओ। ठीक पहले की ही तरह हेल्प शब्द सुनते ही बच्चे का गुर्राना बंद हो गया। कुछ सेकंड्स के बाद में बच्चे की आत्मा ने हल्के से अपना सिर अलमारी की ओट से बाहर निकाला। देव उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। वो आत्मा अभी भी सहमी हुई थी। देव ने उसे पुचकारते हुए कहा, आ जाओ बच्चे, बाहर आओ बेटे, आ जाओ, मेरे पास आओ, कुछ नहीं होगा, मेरा यकीन करो, आ जाओ, आ जाओ। बच्चे को न जाने क्यों देव की बातों पर भरोसा हो गया। कुछ सोचने के बाद वो देव के सामने आकर खड़ा हो गया। देव को जैसे इसी मौके की तलाश थी। उसने झट से पत्थर बाहर निकाला और पेंडुलम की तरह उसके सामने झुलाने लगा। इससे पहले कि वो आत्मा कुछ कर पाती, पत्थर के सामने आते ही जैसे उस पर कुछ जादू सा हो गया। बच्चे की आत्मा सम्मोहित हो चुकी थी। देव ने उस बच्चे की आत्मा को अपने वश में कर लिया। देव ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरे साथ आओ। कमरे के बीचों बीच देव रुका और वो आत्मा भी। देव ने आत्मा से कहा, अपने बारे में बताओ, कौन हो तुम और इस घर से तुम्हारा क्या वास्ता है? कुछ देर की खामोशी के बाद बच्चे की आत्मा ने बोलना शुरू किया। मेरा नाम स्टीफन जेवियर है। आज से ठीक 10 साल पहले मेरी मौत इसी बंगले में हुई थी, जब मैं 12 साल का था। उस समय मैं, मेरी माँ वेरोनिका और मेरे डैड अल्बर्ट एक साथ इसी घर में रहते थे। डैड मेरे बिजनेसमैन थे और हमेशा अपने काम में व्यस्त रहते थे। माँ हमेशा शराब के नशे में चूर रहती थी। मेरे लिए किसी के पास समय ही नहीं था। फिर भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर अचानक एक दिन डैड एक दूसरी आंटी को घर ले आए। उस दिन घर में बहुत झगड़ा हुआ। डैड डिवोर्स चाहते थे माँ से, और माँ शराब के नशे में बस एक ही बात चिल्लाती रही, आई विल किल यू, मैं सबको मार डालूंगी। उस रात के बाद से माँ का व्यवहार बहुत अजीब सा होने लगा। उनका नशा करना बढ़ता गया, चिड़चिड़ापन भी बढ़ गया। नशे में वो चीजें फेंकने लगी और मेरी माँ को लगता था कि उनकी जिंदगी में जो कुछ भी बुरा हो रहा है उसकी वजह मैं हूँ। मुझे उनकी बातें बहुत बुरी लगती थी, पर अकेले रोने के अलावा मैं और कर ही क्या सकता था। मेरी मदद करने वाला तो कोई नहीं था ना।
क्रिसमस ईव आया। उस शाम को डैड घर आए। उन्होंने बहुत सारा पैसा माँ की ओर फेंका और कहा कि उन्होंने अपना सारा बिजनेस बेच दिया है और अब वो हमेशा के लिए लंदन जा रहे हैं। माँ चिल्लाती रही पर उन्होंने एक ना सुनी। वो वहां से चले गए। जाते हुए उन्होंने मेरी ओर देखा भी नहीं। माँ पागल हो चुकी थी। मैं उसके पास आया तो उन्होंने मुझे जोर से थप्पड़ मारा और धक्का देते हुए कहा कि मैं उनकी नजरों के सामने से दूर हो जाऊं। मैं भागकर अपने कमरे में आया और जोर जोर से रोने लगा। थोड़ी देर के बाद कार के स्टार्ट होने की आवाज आई। मैं भागकर खिड़की की ओर गया तो देखा कि माँ दूसरी कार चलाकर कहीं निकल गई। मैं दौड़कर नीचे आया तो देखा कि घर में आग लग चुकी थी। चारों ओर केरोसिन की गंध फैली हुई थी। मैंने दरवाजा खोलने की खूब कोशिश की लेकिन वो दरवाजा बहुत तेज से बंद था। कुछ देर के लिए मुझे यकीन नहीं हुआ कि मेरी माँ मेरे साथ ऐसा कर सकती थी। आग तेजी से फैलने लगी। मैंने अपनी जान बचाने के लिए बेसमेंट की ओर गया लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घर में जोर का धमाका हुआ। उसका सिलेंडर फट गया और आग और भयानक हो गई। मैं बहुत चिल्लाता रहा, हेल्प हेल्प हेल्प, पर दूर दूर तक किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। कोई नहीं था बचाने वाला। आखिर में मैं उसी बेसमेंट में जलकर मर गया। उस शाम को मेरी माँ का भी एक्सीडेंट हुआ और वो भी घाटी में गिरकर मर गई। देव की आंखें नम हो चुकी थीं। उस नन्हे से मासूम ने अपनी छोटी सी जिंदगी में क्या क्या नहीं झेला था। वो समझ भी नहीं पा रहा था कि उस बच्चे की जिंदगी कितनी दर्दनाक थी, उसकी मौत से भी ज्यादा। बच्चे की आत्मा ने देव की ओर देखा और रूंधे हुए गले से बोला, आखिर मेरा कसूर क्या था? देव के पास कोई जवाब नहीं था, पर फिर भी उसने कहा, तुम्हारे साथ जो हुआ मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। बस इतना कहूंगा कि अब तुम्हें दूसरी दुनिया में चले जाना चाहिए। तुम्हें इस दुनिया से मुक्ति चाहिए। मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। बच्चे की आत्मा की आंखों में उम्मीद भर आई। उसने कहा, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे यह बताना होगा कि वो लड़का कल से कहां गायब है। वो नीचे उसी बेसमेंट में है जहां मेरी मौत हुई थी। और बाकी के दो? वो भी वहीं है, लेकिन वो अब जिंदा नहीं है। तो तुमने विजेंद्र को क्यों छोड़ दिया? बच्चे ने बेहद मासूमियत के साथ कहा, क्योंकि उसकी सफेद दाढ़ी को देखकर मुझे सेंटा क्लॉज की याद आती थी। देव मुस्कुरा उठा। देव बेसमेंट के अंदर गया तो उसे वहां 3 नर कंकाल मिले। उनमें से एक उस बच्चे का था। शुभम भी वहीं बेहोश पड़ा था। देव ने तुरंत उसकी नब्ज टटोली। वो अभी भी चल रही थी। देव ने राहत की सांस ली। देव और विजेंद्र ने बाहर बर्फ पर 3 कब्रें खोदी। एक पादरी उनके पास खड़ा चैंट कर रहा था। जैसे ही पादरी ने चैंट करना बंद किया, देव को महसूस हुआ कि स्टीफन की कब्र से जगमगाते हुए जुगनुओं की तरह रोशनी आसमान की ओर उठ रही थी। देव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, रेस्ट इन पीस माय चाइल्ड, रेस्ट इन पीस।